हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम। आज हम इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री 300 को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें यूनिट 1 आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक। आज हम इसकी यूनिट 1 इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत। देखिए, स्रोत, अगर मैं आपसे नॉर्मली भाषा में पूछूं, यह स्रोत होता क्या है? स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहा जाता है। जैसे कोई पर्टिकुलर साधन जिससे हमें सहायता या किसी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो अभी आपको आपका एजुकेशन के लिए आपका स्रोत क्या है? आपका स्रोत होगा आपकी बुक्स, कि आप अपनी बुक्स से या यूट्यूब ऑनलाइन माध्यम, इससे आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा रहे हो। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को पूर्ण रूप से क्लियर किया जाएगा। मात्र इसी वीडियो में आपको इस टॉपिक से प्रॉपर आपको समझा दिया जाएगा कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसे शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आज मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं सिखाऊंगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को, जो ये PDF है, सोल की वेबसाइट से इस मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं या केवल इसको सुनते भी हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% इसी में से ही आपका सारे सवाल इस यूनिट से रिलेटिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, इनके क्वेश्चंस हर बार रिपीटेड होते हैं। बस ये होता है, अंतर क्या होता है, इनका नज़रिया होता है कि क्वेश्चन को पहचाने कैसे। उससे आपको मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस से वो करा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, ये आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपका एक बार माइंड सेट हो जाएगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से, कहाँ से, किस लेवल से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगर आप ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही पूछा जा रहा है कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसे पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिफाइन करना है। जिस भी विद्यार्थी को वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता होगा और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता होगा, वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाएगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा
और सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस वीडियो को देखने से ज़्यादा आप मेरी बातों पर ध्यान देना, क्योंकि इसको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने भी ये क्लियर ही किया है, ज़्यादातर सभी बच्चों ने क्लियर किया है। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा इसमें क्या क्या आती है, इसलिए एकदम पॉइंट वाइज और एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, अगर मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये करते हो तो 100% ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अगर इस यूनिट्स में से आता है कि छोड़ दो, चाहे इस यूनिट से बाहर भी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन काल का इतिहास के स्रोत, या नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि भारतीय इतिहास क्या है। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सोचिए कि जो भारत का इतिहास है, यह इतिहास शब्द ये क्या है, इतिहास होता क्या है। सबके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, तो हम इसको क्लियर करते हैं। जो भी आपके में सबसे पहले इतिहास शब्द से जो भी आपके में विचार आया है, तो सबसे हमें कमेंट कीजिए सबसे पहले कि आपके दिमाग में सबसे पहले इतिहास शब्द से कौन सा शब्द आपके विचार में आया। तो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हमें भी आपका पता चले कि कैसे आपके विचार हैं। स्टार्ट करते हैं। इतिहास, देखिए इतिहास क्या होता है। इतिहास भारत के अतीत की जानकारी साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से इकट्ठी की जाती है। जो इतिहास होता है ना, इतिहास एक ऐसी व्यवस्था या प्रणाली होती है जिसमें कि हमें स्रोतों या साक्ष्यों के माध्यम से ही हमें प्राचीन काल में बीती हुई घटना के बारे में पता चलता है या उसके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। इतिहासकारों और साक्ष्यों की मदद से ही हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो इतिहास है वर्तमान समय में हमें स्रोतों तथा साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी, जिससे हमें प्राचीन काल के बारे की घटना या कुछ भी लक्षण प्राप्त होते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास में क्या होता है, इतिहास में दो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं जिसको हम कहते हैं साहित्य और पुरातात्विक। इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करूँगा आपको आगे। एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं साथ ही साथ, जो इतिहास है ये पूर्व काल में सांस्कृतिक अधिकार जोर या प्रचलित थी। इसके साथ साथ सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख पर भी जोर दिया जाता था। एक साक्ष्य से प्राप्त जानकारी को हम दूसरे साक्ष्य से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट किया जाता था। क्या होता था कि फ्रेंड्स, अभी भी आप देखते हैं कि एक जगह पे हमें कुछ साक्ष्य मिले, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, तो हम क्या करते थे, उन सबको इनकी जो नॉलेज होती थी ना, उन सबको इकट्ठा करते थे और एक जगह पे एक दूसरे से जानकारी करते थे कि हाँ भाई ये दोनों आपस में मिल रही है या नहीं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जिसके जो साक्ष्य है ना, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, अलग अलग देशों में भी इसके वो मिले इसके साक्ष्य। इससे ये पता चलता है कि हमें जो हमारा हड़प्पा संस्कृति थी, उसका जो व्यापार था वो केवल भारत तक ही सीमित ना रहकर देश विदेशों में भी प्रचलित था। मतलब वो उस विश्व स्तर पर अपना व्यापार करता था ताकि उसकी एक वस्तु यहाँ से वहाँ जाती थी। इन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि जो हमारा हड़प्पा संस्कृति थी वो कितनी विकसित थी आज के समय। जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य से ही हमें क्या हुआ कि हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला साक्ष्य। तो हम बात करते हैं जो साक्ष्य होते हैं। देखिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि किसी लिखित ब्यौरे के अभाव में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हम पुरावस्तुओं जैसे शिलालेख, सिक्के,
इत्यादि पर निर्भर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो ज़मीन से खुदी हुई सामान मिलते हैं, जैसे सिक्के मिल गए, मूर्ति मिलते हैं, उसी पे हम निर्भर होते हैं कि प्राचीन काल के बारे में पता चल सके। जैसे कि हमें ईंटों के माध्यम से या हमें जो पुरानी इमारतें मिली उसके माध्यम से ही हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला। ऐसी हमें अलग अलग चीज़ें मिलती जाती है ताकि हमें और उसके बारे में पता चल सके। उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब हम जो इतिहास की जानकारी है या स्रोत है, जिसको हम स्रोत कहते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक ध्यान दीजिएगा, जो हमारे स्रोत होते हैं ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है हमारा साहित्य स्रोत, और दूसरा हमारा हो जाता है पुरातात्विक स्रोत। जो साक्ष्य हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ज़्यादातर पेपर में आपसे यही पूछा जाता है कि इतिहास क्या है और ये स्रोत क्या होते हैं। स्रोत आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है स्रोतों की डिफाइंड। तो स्रोत कहते हैं दो प्रकार होते हैं, साहित्य और पुरातात्विक। अब हम साहित्य स्रोत के बारे में जानकारी देंगे। साहित्य स्रोत क्या होते हैं? ये इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें घटनाओं का विवरण बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसमें प्राप्त हुए जानकारी को दूसरे साक्ष्य जैसे अभिलेख, सिक्के, लिपि इत्यादि से मिली जानकारी से परिपुष्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक जगह पे कोई चीज़ मिली, कोई मतलब साक्ष्य मिला, और हमें एक जैसे यहाँ पे भी साक्ष्य मिला। अब इन दोनों से हमें जो भी जानकारी मिली है ना, एक जगह इकट्ठी करेंगे और एक दूसरे से मिलाएंगे, परिपुष्ट करेंगे। एक दूसरे से मिलाने के बाद हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर ये दोनों जगह किससे रिलेटिव थी, हमें इस जगह का पता चलेगा। तो हमें इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है इनकी जानकारी, कि आपस में जानकारी मिलाना। अब इसके बात करते हैं जो साहित्य को होता है ना, साहित्य स्रोत। अब इसको भी हम मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। इसको हम मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। ये आप चाहे तो अपनी पेन कॉपी में ये नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपको भी ऐसे पर्टिकुलर पेपर में बनाना, ताकि क्या होता है, जो ये ना हेडलाइन ऊपर ऊपर दिखती है, जो चेकर होते हैं वो क्या करते हैं, उन पर इतना टाइम तो होता नहीं भाई, बहुत बंदों की उनको चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए वो जल्दी 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 ऊपरी हेडलाइन पढ़ते हैं। बहुत से टीचर होते हैं, हाँ भाई ऊपरी हेडलाइन अच्छी लगी तो फिर वो डीपली जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको बहुत 80-90 बच्चों की चेक करनी होती है एक दिन में पर्टिकुलर, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है धार्मिक साहित्य। उसके बाद आ जाता है गैर धार्मिक, विदेशी साहित्य। जो हमारे साहित्य स्रोत हैं ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोत। अब मैं इसके बारे में आपको डिफाइन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने साथ में PDF भी इसके लिए रखी हुई है, ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें। वरना मैं इतनी डिफाइन अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप ओनली मेरी वीडियो को सुनते भी हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% ये क्वेश्चन आना तो है ही। और पर्टिकुलर अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लेते हैं मात्र, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक साहित्य की। देखिए धार्मिक साहित्य क्या होता है।
धार्मिक साहित्य कहता है ये विभिन्न भिन्न धर्मों से संबंधित होता है। प्राचीन जैन, जैसे प्राचीन काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये इत्यादि साहित्य भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए क्या होता है, जैसे जैन धर्म हो गया, जैन धर्म या बौद्ध धर्म में जो साहित्य होते हैं ना, उनसे भी हमें भारत के जो काफ़ी प्राचीन काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि भारत में तीर्थ यात्रा, व्रत, तपस्या इत्यादि विधियों पुराणों में मिलती है। जैसे इनके पुराण होते हैं, जैसे कि हमारे मुख्य 4 वेद हैं, उसमें हमें भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छे हैं। वर्तमान में रीति रिवाज त्यौहार की जानकारी भी हमें इन्हीं धार्मिक साहित्य से प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म है, इनके जो साहित्य हैं, इनसे भी हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे ये बौद्ध धर्म हो गया, इस जैन धर्म आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पुराण, महाभारत, रामायण या विष्णु स्मृति, ये ऐसे स्रोत हैं जिसमें कि हमें प्राचीन काल के बारे में अलग अलग प्रकार से जानकारी मिलती है। क्या होता है, ये भारत के प्रारंभिक युग से ही हमें मध्य युग तक के इतिहास के बारे में हमें धार्मिक साहित्यों से पता चलता है। इसलिए जो हमारे इतिहास में जो धार्मिक साहित्य है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य क्या कहते हैं, ये धर्म से संबंधित नहीं होता। देखिए, जैसा हमारा धार्मिक साहित्य था वो क्या धर्म से संबंधित था, इसी प्रकार गैर धार्मिक साहित्य क्या होता है, ये धर्म से संबंधित नहीं होता है। और इसलिए इसको गैर धार्मिक भी कहते हैं। इससे भी इतिहास के बारे में हमें काफ़ी गहन जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे गुप्त काल के दौरान संस्कृति, भारत भाषा का काफ़ी चलन हुआ। संस्कृति भाषा ने गद्य और काव्य दोनों रूप में शास्त्रीय रूप प्राप्त कर लिया था। गुप्त सोमदेव ने अपनी पुस्तक कथा सरित सागर, देखिए एक गुप्त सोमदेव थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कि कथा सरित सागर, को भी संस्कृत भाषा में लिखा था, क्योंकि ये भाषा काफ़ी चलने में थी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी हमें प्राचीन काल के बारे में काफ़ी जानकारी पता चली है। ऐसी अलग अलग तरह की ग्रंथ होते हैं जिससे हमें प्राचीन काल के बारे में या कहूँ इतिहास के बारे में हमें पता चला है। जैसे कि आपने सुना होगा विश्व की पंचतंत्र शर्मा की एक पंचलित बुक थी जिसका नाम था पंचतंत्र।
इसमें क्या है, इसमें भी एक कहानी इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी पता चलती है। जो स्रोत होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में कैसे लोग रहते थे, उनका मतलब समाज के बारे में पता चलता है कि कैसा कैसा समाज होता था, कैसा धर्म होता था, क्या रीति रिवाज होते थे, राजा कैसे शासन करता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन सभी के बारे में हमें ये स्रोत होते हैं ना, इन सब से पता चलता है कि जो हाँ भाई किस तरह का राज्य था, किस तरह का वहाँ पे लोग थे, इन सब के बारे में हमें इन साहित्यों से पता चलता है। अब हम अगली बात करते हैं, जैसे अब हमारा आ जाता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य क्या होता है? ये एक ऐसा साहित्य होते हैं जो भारत में आए विदेशी विद्वानों द्वारा लिखा जाता है। इसको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये एक विदेशी साहित्य क्या होता है, जैसे कि हम जाते हैं किसी दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश में गए, वहाँ पे हमने नोटिस किया कि भाई हम देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर हम अपने देश में आए तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फटाफट एक वो लिख दी, स्टोरी लिख दी, है ना। आज टाइम तो ऑनलाइन का ज़माना है, आज के समय। आज तो अब घर बैठे बैठे आपको पता नहीं किस किस देश का पता चल जाता है। यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका, लंदन, अलग अलग जगहों का पता कर पाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। पर उस समय क्या होता था कि हम दूसरे देश जाते थे, वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते थे, उसके बाद आकर वहाँ लिखते थे बुकों को, फिर उसके बाद उसकी कॉपी होती थी, फिर सब में बंटती थी। इसी को हम विदेशी साहित्य कहते हैं। जो ये विदेशी साहित्य है, इसमें क्या होता है, विदेशी साहित्यों को देखिए, इन विदेशी में लिखे गए साहित्य भी कहा जाता था। ये विदेशी साहित्य भी भारत का इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बाहर से आए विद्वानों ने भारत में जो भी देखा, या रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि, यह ज्ञान प्राप्त किया तथा उसको लिखा, इसी को हम विदेशी साहित्य कहते हैं। देखिए सिंपल भाषा में हो गया, जैसे चीनी से हम आए थे, जैसे चीनी, यूनानी, अरबी या यूरोपीय, फ्रांसीसी, इन सब से देश, जो देश होते हैं वहाँ से विद्वान आते हैं, फिर यहाँ पर भारत में देखते हैं यहाँ के रीति रिवाज, त्योहार, है ना, इसका ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेने के बाद अपने देश जाके यहाँ पे अपनी बुकें लिखते हैं, जिसको हम विदेशी साहित्य कहते हैं। इनसे भी हमें पता चलता है कि भारत के प्राचीन काल की कैसी व्यवस्था होती है, क्योंकि ये भी बहुत तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार धार्मिक, गैर धार्मिक और निभाते हैं ना, कि हमें साहित्य से पता चलता है, ऐसे ही जो ये थे, इनसे भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा है इसमें, कि इतिहास के बारे में जानना। इसी तरह एक स्टोरी है इसके ऊपर, जिसको आपको मैं सुनाता हूँ। देखिए, प्राचीन काल में क्या, कई चीनी भिक्षु भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा और इकट्ठा किया, साथ ही साथ उसको धार्मिक स्थल की यात्रा की और अपने विचारों को लिखा। महत्वपूर्ण चीनी जो लेखक थे, उन्होंने अपने अपने जाके विचार लिखे, जिसको हम वर्तमान में साहित्य के रूप में पढ़ते हैं और प्राचीन काल के बारे में पता चलता है। अब जैसे कि मैं कुछ के नाम बता देता हूँ, ये आप नोट कर सकते हो। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर आप पेपर में लिख देते हो ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हेडलाइन के साथ। जैसे हम चीनी लेखक के नाम लिख देते हैं। पहला आ जाएगा, सिंपल सिंपल नाम लिखूंगा मैं ना, ताकि आपको पढ़ते ही समझ आ जाए। पहला आ जाएगा फरियान, एंड सेकंड है हेसानंग। ये नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर कोई नहीं, थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हमें याद ही करना पड़ता है। देखिए, ये आप दो नाम याद रख सकते हैं, पर हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये फरियान थे ना, इन्होंने भारतीय जो ग्रंथ है ना, उसको सबसे अधिक मात्रा में अनुवाद किया था फरियान ने।
इसी प्रकार अलग अलग जो साहित्य लेखक थे वो आए, उन्होंने विचार किया, विमर्श किया और अपने जहाँ पे लिखा, और उसी को हम साहित्य स्रोत कहते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। आपको मैं दोबारा याद करा देता हूँ, मेमोराइज करा देता हूँ। जो हमारा साहित्य होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है साहित्य स्रोत और दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत। हमने साहित्य स्रोत को प्रॉपर समझ लिया, अब हम समझेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत ऐसे होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ये ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात है, पुरातात्विक स्रोतों को साहित्य स्रोतों के ऊपर प्राधान्य दी जाती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखक ब्यौरा निश्चित है। साथ ही समय समय पर आए उनके विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं से उनमें निरंतर संशोधन होता रहता है। साहित्य घटनाओं मूल रूप से विवरण देने के बदले लेखक के मन पर उसके द्वारा छोड़ी गई छाप और अपने आप देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। देखिए, आप नोट कीजिए, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना, इसके जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इसको हमें कुछ पॉइंट में बांटता हूँ। सबसे पहले अभिलेख। हमारा सबसे पहले आ जाता है अभिलेख आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्मारके। तीसरे पॉइंट पर आ जाएगा सिक्के। ये जब मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूँ तो आपको मेमोराइज आ रहा होगा, याद आ रहा होगा कि हाँ ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। और हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा जैसे कलाकृति या मूर्ति, इसको आप लिख सकते हैं कलाकृति। और लास्ट में अन्य। देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साहित्य स्रोत, इसमें क्या होता है, हमें साहित्य से रिलेटिव चीज़ें मिलती थी कि हम वहाँ भाई विदेशी जो आते थे उन्होंने आए देखा और अपने जाके बुक छाप दी और हमने उसे पढ़ा तो समझ गए, है ना। पर इसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर एक प्रूफ मिलता है। क्या होता है, हमें जैसे हम खुदाई करते समय हमें जो इसमें प्रूफ मिला है ना, जैसे खुदाई के समय में कोई दीवारें मिली, ईंटें मिली या कुछ सिक्के मिले, मूर्तियाँ मिली, इसके अंदर ये सब रखा जाता है कि हमें प्रॉपर वस्तु के रूप में हमें सामने जो साक्ष्य होते हैं ना, उससे एक दूसरे को जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि अभिलेख, हमें वर्तमान समय में ही हमें काफ़ी अनेक अलग अलग प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसे हाथों द्वारा किसी पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी इत्यादि जैसे संख्या स्तर पर खुरच कर उनके ऊपर लिखावट को अभिलेख कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैसे शिलालेख, राजाओं की सयोगाथा लिखी जाती थी। शिलालेख में क्या होता था, जो अभिलेख होता है ना, इसमें ना राजा अपनी अपनी पसंद से लिखते थे। अलग अलग काफ़ी ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें हमें प्राचीन, जैसे आपने पढ़ा होगा अशोक स्तंभ, ये भी एक अभिलेख ही है, जिससे भी कि हमें अशोक के बारे में अनेक जानकारी मिली है कि अशोक का जो स्तंभ है इसमें हमें अशोक का समाज और कैसे शासन करता था, कैसे अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में पता चला है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्मारकें। स्मारकें क्या होती है, जैसे आपको मैंने बताया कि हमने खुदाई करी, खुदाई के बाद हमें नीचे क्या मिली, वो मिल गई, जैसे दीवारें मिल गई, मंदिर मिल गए,
जहाँ अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी सुनी थी कि आपने भी सुनी होगी कि हमें कुछ एक मंदिर मिला है नीचे, तो उसके उसके बिहाफ पे हम आगे प्रोसेस करते हैं, उसी को हम स्मारकें कहते हैं। जैसे कि खुदाई के बाद हमें, जैसे हड़प्पा संस्कृति थी, उस खुदाई के बाद हमें धीरे धीरे और खोदा तो पता चला वहाँ पे एक पूरा शहर मिला ना हमें, उसी को हम स्मारकें कहते हैं। अब जैसे सिक्के, सिक्के क्या होता है फ्रेंड्स, सिक्के में क्या होता है, सिक्के जैसे कि हम खुदाई के बाद हमें जो सिक्के मिलते हैं ना, सिक्के के ऊपर क्या होता है, उसमें ना कोड लिखे होते हैं, कोड या अलग अलग चिन्ह बने होते हैं, जिससे हमें उस काल के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई उस, जैसे क्या होता था प्राचीन काल में, जो राजा होता था ना, अपने सिक्कों पे अपने अपने मनपसंद चीज़ें या अपना खुद का चित्र छपवाता था, जिससे कि हमें उस काल के बारे में पता चला है। जैसे आपको मैं सिक्के के बारे में कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जो कॉइन के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों पर लिपि, आकृति व दृष्टि बने या उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं, जो हमको उस समय के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं। सिक्के तांबा, सोना, चांदी व शीशे से प्राप्त हुए बने मिले हैं। इसको आहत सिक्के भी कहते हैं। नाम व आकृति वाले सिक्के भारत व यूनानियों ने जारी किए थे। स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल वंश में शासकों ने जारी की थी। जो स्वर्ण मुद्रा थी ना, इसको सबसे पहले गुप्त वंश ने जारी किया था। इसमें जो हमें सिक्के होते हैं, इससे हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, उस समय के व्यापार, दस्तावेज इत्यादि के बारे में भी हमें सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। अब जैसे हम अन्य की बात कर लेते हैं। अन्य में क्या होता है, देखिए आप इसको भी रीड कर सकते हैं। ये वही है जो मैंने आपको बताया है कि शिलालेख क्या होता है, ये प्रॉपर इसमें डिफाइन दे रखा है। ये है बस आपको प्रॉपर एक मतलब थ्योरी दे रखी है। जो मैंने आपको समझाया वो अपने एक्सपीरियंस से समझाया है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। ये देखिए यहाँ पे, ये आप इसको PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत, है ना। और सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। तो क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे मतलब एक मोटिवेशन का काम करता है। तो हम इसके बाद आप देख सकते हैं विभिन्न, अब हम इसके बाद करते हैं अन्य की बात। जैसे ये अन्य में क्या आ जाता है, जैसे पुराण तत्व खुदाई में, जैसे पुराण तत्व क्या होता है, जैसे हमें खुदाई में मिले प्राप्त जमीन, बर्तन, एक खिलौने, ज़मीन से खोद पर हमें निकलती हुई वस्तुएं, इसको हम अन्य के रूप में नापते हैं कि हमें उनसे क्या क्या स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों को बस शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।